वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके ये जो दोनों पुस्तक हैं क्लास 12th की, उनके क्वेश्चन आंसर्स आपको कैसे याद करने हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। या यूँ कहें कि आज आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम आज ही याद करवा देंगे या फिर आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो आपका द लास्ट लेसन चैप्टर है, यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, विशेष ध्यान से सुनना सारे क्वेश्चन आंसर्स को। उसमें आपकी जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, शुरुआत में जब वो फ्रेंच है वो स्कूल जा रहा होता है, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, वॉट वॉज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल डेट डे। अब ये क्वेश्चन है, विशेष ध्यान देना इस क्वेश्चन को आप, कि फ्रेंच ने उस दिन क्या एक्सपेक्ट किया था, किस चीज़ को प्रिपेयर करने का एक्सपेक्ट किया था। विशेष ध्यान देना इस बात पर। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है और ये आपको इसी पेज पर मिल जाएगा। वो था कि जो फ्रेंच था उसको पार्टिसिपल्स पर एक लेसन प्रिपेयर करना था। जी हाँ, फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल डेट डे लिखा हुआ है, तो फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स भी आप यहाँ कह सकते हैं। पार्टिसिपल्स, इतना सा याद रख दें, पार्टिसिपल्स। और अगर आपको ये यहाँ पर नहीं बनाना आता है तो आपको यहाँ पर जो पहला आपका चैप्टर का पहला पेज है, यहाँ पर ही ये चीज़ मिल जाएगी। देखिए, रूल फॉर पार्टिसिपल्स यहाँ पर दिया हुआ है पैराग्राफ 1 में ही। तो आप अगर पहला ये इतना बड़ा लिख कर आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स तो आप लिख ही सकते हैं, या पार्टिसिपल्स PARTICIPLES तो आप लिख सकते हैं। यानी कि पार्टिसिपल्स आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन से आंसर निकालना है, वो मैंने आपको कई वीडियोज में बताया हुआ है। इसमें भी आप लिख सकते हैं फ्रेंच वॉज, ये वॉज इधर ले लें, एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल डेट डे। ठीक है, और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। पहला आंसर कंप्लीट हो गया हमारा, केवल एक वर्ड याद किया है, पार्टिसिपल्स। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस डेट वॉज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल डेट डे। फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में क्या अनयूजुअल नोटिस किया, यानी वो असामान्य चीज़ क्या थी जो फ्रेंच वहाँ गया था उसने देखा। तो आपको पता होगा कि स्कूल में पूरे दिन शोर शराबा रहता था, बहुत शोर गुल रहता था, लेकिन आज तो पूरी तरीके से स्कूल में क्या थी, शांति थी। एक बच्चे की भी बोलने की आवाज़ नहीं आ रही थी। यानी कि उसने क्या देखा। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये, कि देयर वॉज इन द क्लास एज क्वाइट ए संडे मॉर्निंग। कैसा था, जैसे कि रविवार की सुबह होती है ना, रविवार की सुबह हॉलीडे होती है, छुट्टी होती है, ईसाई लोग प्रार्थना करने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या था, पूरी तरीके से शांति थी। अब ये आंसर याद कैसे रखेंगे कि पूरी तरीके से शांति थी। वही क्वेश्चन से आंसर निकाल लिया हमने। फ्रेंच डिडंट नोटिस डेट वॉज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल डेट डे। क्या नोटिस किया उसने, देर वॉज कंप्लीट साइलेंस, SILENC, एज संडे मॉर्निंग। रविवार की सुबह की तरफ पूरी तरीके से साइलेंस थी, शांति थी। इतना सा आंसर आपको लिखना है। हो गया आंसर याद आराम से। ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है पेज नंबर 7 पर, केवल इतना सा याद रखना है, बाकी वर्ड लिमिट क्वेश्चन पूरा कर ही रहा है। कंप्लीट साइलेंस एज संडे मॉर्निंग। नंबर 3, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था। बहुत ही सिंपल है, जो ऑर्डर आया था बर्लिन से वही बुलेटिन बोर्ड पर लिखा गया था। आप सबको पता होगा कि वहाँ पर भीड़ थी और क्या लिखा गया था बुलेटिन बोर्ड पर, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। क्या लिखा गया था, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। वो लिखा हुआ था द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन
टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। ये लिखा गया था बुलेटिन बोर्ड पर, बर्लिन का आदेश लिखा गया था। अब आंसर कैसे लिखेंगे? वॉट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो वॉट को हटा दीजिए, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बस इतना सा लिख दीजिए। जो बिल्कुल कमजोर बच्चा है उसको ये भी याद नहीं रखता है कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, तो वॉट को हटाकर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन तो लिख सकते हो, हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं वो पूरा ऑर्डर लिख दें। क्या? द ऑर्डर हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। ये आपकी इसी बुक में दिया हुआ है और पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है आपके ऊपर से सेकंड पैराग्राफ के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं हम, और आपके ये लास्ट पेज पे भी दिया हुआ है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन स्कूल डेट डे। उस दिन जो बर्लिन का आदेश आया था उससे क्या परिवर्तन हुआ था स्कूल में, तो अभी आपको पता होगा। तो हमने एक क्वेश्चन लिया था ये कि फ्रेंच ने क्या अनयूजुअल नोटिस किया, तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर भी इस 8वें पेज के पहले क्वेश्चन के आंसर में काम में ले सकते हैं, क्योंकि उसमें अनयूजुअल क्या था कि स्कूल में पूरी तरीके से शांति थी। तो यही चीज़ तो ये पूछ रहा है कि स्कूल में उस दिन क्या हुआ था, जिससे क्या ऑर्डर जो आया उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, जो मैंने अभी उसमें लिखवाया वही चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। और बाकी लाइन बढ़ाने का काम तो क्वेश्चन करेगा अपना, जैसे कि द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोड इन स्कूल डेट डे, डिड हटाया तो कोज के डी लगा दिया, ये ऑलरेडी है। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोड इन स्कूल डेट डे दैट देयर वाज कंप्लीट साइलेंस इन द स्कूल, स्कूल में पूरी तरीके से शांति थी। और अगर ज़्यादा बड़ा लिखना है तो फिर आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें कई सारी चीज़ें दी हुई है, क्या उसने नोटिस किया था। ये इतना जो पेज नंबर 3 पर पूरा सेकंड पैराग्राफ दिया हुआ है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज तो सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह था। थ्रू द विंडो उसने देखा मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। ठीक है, पूरी तरीके से शांति थी। और हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज, फ्रेंड्स की फीलिंग्स मिस्टर हेमल और स्कूल के बारे में कैसे बदल गई, वही बात आ गई। किस वजह से? जो ऑर्डर आया फ्रॉम बर्लिन से। तो इसका आंसर भी आप बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल डिडटाएंगे चेंज्ड व्हेन ही न्यू KNEW अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जब उसे बर्लिन के से आए हुए आदेश का पता लगा। क्या? डेट फ्रॉम नाउ, अब से ओनली जर्मन वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। अब देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, कोई टीचिंग नहीं होगी। तो ये हमने आपके वो क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आपको बहुत सिंपल तरीके से याद हो भी गए होंगे। अब लोस्ट स्प्रिंग में हम देखें तो आपकी जो दिया हुआ है पेज नंबर 16 पर, वॉट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। साहेब गार्बेज के जो ढेर हैं उनमें क्या तलाश रहा है, वो कहाँ से आया है, और
वेयर इज ही, कहाँ रहता है और कहाँ से आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि पहली लाइन में दिया हुआ है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, यानी कि 1 रुपया तलाश। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस क्वेश्चन को पकड़े रही है। साहिब इज लुकिंग फॉर अ रूपी, आप लिख सकते हैं। अ कोइन आप लिख सकते हैं, और अ वैल्यूएबल थिंग, कोई कीमती वस्तु आप लिख सकते हैं। तीनों आंसर आपके सही हैं। फिर इनसे आगे बढ़ा दीजिए। इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही, वो कहाँ है इस समय, कहाँ पर है। ही इज इन सीमापुरी, सीमापुरी में रहता है। वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया है। तो इसी में से आप लिख दीजिए ही हैज कम फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश, वो ढाका से आया है। ठीक है। इसके बाद में अभी वो कहाँ पर है, वो अभी ये जो नेबरहुड है लेखक का, लेखिका का, उसके आसपास स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। साहेब क्या कर रहा है, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, और वो कहाँ है, ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, ऑथर के पड़ोस में है। ठीक है, अभी वर्तमान में। और आप ब्रैकेट में सीमापुरी लिख सकते हैं, क्योंकि वो रहता कहाँ है, सीमापुरी में, पर अभी वो कहाँ है, वर्तमान में। जब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके पड़ोस में है, और तलाश कर रहा है सोना। ठीक है, और कहाँ से आया है, ढाका से आया है। What expectations does the author offer for the children not wearing footwear? जो बच्चे चप्पल नहीं पहनते हैं, जूते नहीं पहनते हैं, उनके बारे में जो लेखिका है वो क्या एक्सप्लेनेशन देती है। तो इसका आपके पेज नंबर 14 पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, और इसने दिया हुआ है वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। इसके बारे में इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये कोई धन की कमी नहीं है, याद कर लेना। क्या एक्सप्लेनेशन दिए मैं बता रहा हूँ। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन, यानी कि ये पैसे की कमी नहीं है, बल्कि नंगे पैर घूमना एक तरीके से परंपरा है। फिर वो आगे कहती है आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी। फिर वो आगे ये भी कहती है, आई वंडर वाली बात आप न लिखें, इफ यहाँ से लिखें आप एक्सप्लेनेशन। दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, बताने का, अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, गरीबी की स्थायी स्थिति को बताने का। तो आप ये आंसर याद कर लीजिए यहाँ से। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इन वन एक्सप्लेनेशन। दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। इसके बाद में हम आगे बढ़ें तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहिब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, बताइए। तो आपको पता है पेज नंबर 16 पर दिया हुआ है, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। ध्यान देना, क्यों कुछ नहीं है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। वो जो स्टील की केटली वो लेकर जाता है, उसके हाथ में वो उस प्लास्टिक के बैग जो उसके कंधे पर लेकर जाता था उससे ज़्यादा भारी है। दिस बैग वॉज इज, ये बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, जबकि केटली किसकी है, उस व्यक्ति की है जो चाय की दुकान लगाता है। साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, साहिब अब उसका मालिक नहीं रहा। ये पेज नंबर 16 पर आपकी
मुकेश वाले से जस्ट ऊपर दिया हुआ है, जहाँ पर ये पिक दी हुई है लेखिका और साहिब की, उसी के पास में। तो इसको आप याद कर लीजिए। पेज नंबर 16 पर ये लोस्ट स्प्रिंग पर दिया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब हम आगे बढ़े आपके पेज नंबर 19 पर। वॉट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है। तो शुरुआत में ही आप लोगों को बताया गया है फिरोजाबाद के लिए, और ये बताया गया है कि किसके लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। पेज नंबर 16 पर नीचे की लाइंस में ये चीज़ दी हुई है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems। ये पूरा आंसर आप लिख दीजिए, वर्ड लिमिट है तो, और शॉर्ट में मांगे तो फिर आप फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स भी आप लिख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 19 पर ही सेकंड क्वेश्चन में। Mention the hazards of working in the glass bangles industry, यानी कांच के चूड़ी बनाने के कारखाने में काम करने के खतरे बताइए। अब ये आपकी जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपके पेज नंबर 17 पर दिया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क, ऊपर से फोर्थ लाइन में, इन द ग्लास फर्नेसेज विद हाई टेम्परेचर इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। अबाउट यहाँ पर दिया हुआ 20,000 चिल्ड्रन यहाँ पर काम कर रहे हैं, और इससे उनके क्या होता है, इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। और इसके अलावा देखिए यहाँ दिया हुआ है hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है और भी कई बीमारियां उन्हें हो जाती है। आपके पेज नंबर 17 पर ऊपर ही दिया हुआ है ये आंसर। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ हिज फैमिली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि मुकेश का जो एटीट्यूड है, जो व्यवहार है, बर्ताव है, उसके परिवार से अलग क्यों है। तो मुकेश और साहिब का अंतर भी पूछा जा सकता है। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेरा बहुत पुराना वीडियो है, जब ये लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर आपकी दूसरी बुक में चलता था, यानी चैप्टर तो था लेकिन वो बुक अलग नाम से चलती थी, उस टाइम का बनाया हुआ है मैंने हाथ से लिखकर। उसमें मैंने मुकेश और साहिब और सीमापुरी और फिरोजाबाद इनका उल्लेख किया हुआ है, यानी इनको मैंने अलग अलग लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें आपको एक फ़ायदा होगा कि मुकेश से रिलेटेड जो भी बड़े क्वेश्चन आएंगे उसका भी आंसर उसी में से है, छोटे क्वेश्चन आएंगे मुकेश साहिब के वो उसी का भी है, और सीमापुरी और फिरोजाबाद का अगर बड़ा क्वेश्चन आता है वो भी उसी में से है, और छोटा क्वेश्चन आता है वो भी उसी में से है। तो आप उनको भी नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार तरीका है। और ये जो पहला आपका चैप्टर है, अगर आपके पास समय कम है, मान लीजिए मैंने कोशिश की है फिर भी आपको याद नहीं रहा हो, तब भी मैंने एक मिस्टर हेमल से रिलेटेड लगभग 10-11 क्वेश्चन का एक ही आंसर बनाया हुआ है। उसका वीडियो लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उनको अगर ये से याद नहीं होता है तो उनको याद कर लीजिए। तो आज के लिए मैंने ये आप लोगों को 2 चैप्टर्स याद करवाए हैं, और इन 2 चैप्टर्स में से जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको मैंने आपको वीडियो लिंक दिए हैं, आप वहाँ से नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत लाभकारी है। फिर आपसे नए चैप्टर्स की
ताज़ा जानकारी, उनके नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ मुलाकात होगी। जब भी आप बैठे वीडियो देखने के लिए आपकी बुक्स भी साथ लेकर बैठें, ताकि जब मैं आपको समझाऊं तो आप हाईलाइट कर सकें उन चीज़ों को। कंटिन्यू आपके लिए एग्ज़ाम तक बुक्स, राइटिंग पार्ट, ग्रामर की ऐसे तैयारी करवाएंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।